नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे दिसंबर की ठंड और सियासी पारागर। जी हां, दिसंबर की ठंड और सियासी पारागर्म। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल ठंड के मौसम में फिर गर्माने जा रहा है। चुनावी दंगल का फतह करने के लिए सभी तैयारियों में लगे हैं। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की कोशिश कर रही है कि जनता को चुनावी साल में डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया जाए और यही वजह है कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा कराने के बाद अब बीजेपी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 दिसंबर को कुमाऊं में जनसभा आयोजित कराने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री राज्य को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के जीत के चुनावी रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने संबोधन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की धामी सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर की रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस दौरान वो देवभूमि उत्तराखंड के 5वें दौरे पर चौथी बड़ी घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में दौरों और घोषणाओं की भरमार देखने को मिल रही है। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से राज्य में एकाएक बड़े नेताओं के दौरे होने जा रहे हैं। सत्ता में दोबारा 60+ नारे के साथ सत्ता में फिर आने का ख्वाब देख रही बीजेपी अन्य दलों से तैयारियों के मामले में काफी आगे निकल गई है। अब तक बीजेपी कई राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और जनसभा कर चुकी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां वो गुनियाल गांव में प्रस्तावित सैन्य धाम आएंगे। रक्षा मंत्री के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। वहीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा भी हो चुकी है। इस जनसभा के बाद अब प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को कुमाऊं में आएंगे। बीजेपी का दावा है कि अन्य दलों के कोई भी नेता आ जाए, लेकिन बीजेपी दोबारा 60+ सीट जीतकर जरूर सत्ता में वापसी करेगी। जो लोग प्रमाण मांगते थे, जो कांग्रेस शामिल थी, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल थी, उनकी वास्तविकता को उत्तराखंड की जनता भली प्रकार से जानती है। कांग्रेस ने उत्तराखंड बनाने का विरोध भी किया था और उत्तराखंड बनने के बाद प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार किया। दूसरी ओर केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल फेल हो चुका है। वहां पर केवल 400 रोजगार देने वाले केजरीवाल जी उत्तराखंड की जनता को 1 लाख रोजगार देने का जो झूठा सपना दिखा रहे हैं, वो लोग जान गए हैं। वहाँ कोई महंगाई भत्ता नहीं देता, जहाँ खुद मुख्यमंत्री हैं, और उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें खुल चुकी हैं, इसलिए जो मर्जी करें वो लोग, उसका अंतर नहीं पड़ने वाला। राज्य में बीजेपी की जीत के चुनावी रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल भी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस देहरादून में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली रैली की तैयारियां की जा रही है। राहुल गांधी की इस रैली को पीएम मोदी के दौरे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी तैयारियों को धार देने के लिए अरविंद केजरीवाल का 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला मैदान में जनसभा कराने का आयोजन कर रही है। इस दौरान केजरीवाल देवभूमि उत्तराखंड के 5वें दौरे पर चौथी बड़ी घोषणा भी करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत में उत्सुक होती है और जिस तरह से एक पूरा जन सैलाब उनकी रैलियों में और उनकी सभाओं में दिखाई देता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की जो जनता है इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और 2022 का चुनाव उत्तराखंड की जनता के लिए उनके सपनों को फलीभूत करने वाला साबित होगा और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी और उनके जो सपने हैं, जो उन्होंने उस उत्तराखंड को बनाते हुए यहाँ की जनता ने जो सपने देखे थे, आम आदमी पार्टी उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। राहुल जी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से छलने और ठगने का काम किया, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को छलने का काम किया, तो इन सब मुद्दों पर राहुल जी उत्तराखंड की महान जनता के नाम संदेश देंगे, नौजवानों को संदेश देंगे, महिलाओं को संदेश देंगे
और उसका कांग्रेस को फायदा होगा। कुल मिलाकर चुनावी साल में राज्य में दिग्गज नेताओं के हो रहे एकाएक दौरे और घोषणाएं कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय नेताओं के दौरे जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे? क्या राज्य की जनता इस बार मिथक को तोड़कर इतिहास के नए अध्याय को लिखने वाली है? क्या केजरीवाल की गारंटी इस बार बीजेपी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? और क्या प्रधानमंत्री के नाम पर एक बार फिर बीजेपी सत्ता का स्वाद चख पाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर की ठंड और सियासी पारागर्म। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसी है और एकाएक अब हाईकमान के दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया? अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे, अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती हो गई मैडम। 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनावों के लिए तैयार हो चुकी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल ठंड के मौसम में भी गर्म है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, राहुल गांधी का दौरा है, अरविंद केजरीवाल का दौरा है, तो कहीं ना कहीं से अभी जनता को तय करना है कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। क्या जो मिथक है उसे तोड़कर एक बार फिर से इतिहास देखा जाएगा या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है तो लोग गारंटी जो आम आदमी पार्टी की गारंटी यात्रा है वो क्या भाजपा और कांग्रेस को भारी पड़ेगी, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं कुलदीप राणा जी। कुलदीप राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक आला कमान हाई कमान के दौरे हो रहे हैं उत्तराखंड में। राहुल गांधी भी अब उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, वहां पे भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चौथी बार घोषणा करने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि मिथक टूटेगा, इतिहास लिखा जाएगा या फिर ये जो गारंटी यात्रा है ये भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है या राहुल गांधी जो कटाक्ष करेंगे उससे जनता का मन बदलेगा? उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है जी, और उसके बगल में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है जो देश के सबसे बड़े राज्यों में गिना जाता है जी, यह बात पहले भी अध्ययन में देखने में आई है कि जो छोटे राज्यों के जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े राज्यों की दशा और दिशा चुनाव की उसको प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। और उत्तराखंड के बारे में तो ये कहा जाता है कि उत्तराखंड का मौसम मैदान को प्रभावित करता है और मैदान उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तराखंड को प्रभावित करती है जी। लेकिन जब चुनावी प्रबंधन की बात होती है तो चुनावी प्रबंधन में छोटे छोटे मैसेज भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरह की से तीनों राजनीतिक दल, यहाँ पर हमें उत्तराखंड क्रांति दल को भी लेना होगा, बल्कि मैं 3 नहीं 4 कहूंगा कि चारों राजनीतिक दल, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का स्थानीय दल भी है, इन लोगों की जो कोशिशें हैं उत्तराखंड में
सत्ता को लेकर के यहाँ एक बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि जो पूरा का पूरा चुनावी जो वातावरण तैयार किया जा रहा है वो नेतृत्व विशेष को लेकर के उसको टारगेट करके किया जा रहा है, जबकि जनता के स्थानीय विषयों को लेकर के, राज्य के स्थानीय विषयों को लेकर के इनमें कोई बात नहीं देखने को मिल रही है। अब जो पिछले समय अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के जो बातें की है, जो घोषणाएं की हैं, स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र सरकार के रूप में उनकी एक राज्य को लेकर के भी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो जितने भी देश में छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, उनके सभी राज्यों के प्रति एक समान जिम्मेदारियां और समान दृष्टिकोण होता है। और उत्तराखंड जो कि सीमांत प्रदेश है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो वो उसकी गंभीरता को भी समझते हैं और उन्होंने जिस तरह की यहाँ घोषणाएं की हैं तो वो चीजों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पिछले समय जब प्रधानमंत्री ने यहाँ दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून कॉरिडोर की जो बात कही थी, तो उससे जनता में एक विचार गया कि अगर यह कॉरिडोर अगर विकसित हो गया तो उत्तराखंड में आने वाले समय में जो औद्योगिकरण को लेकर के एक बड़ी समस्या सामने आती थी कि भाई अगर यहाँ पर इंडस्ट्री आ भी गई तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो उस विषय को लेकर के उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उसको देख रही है। और चूंकि केंद्र ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो राज्य में पूरा भी किया है, तो उस दृष्टिकोण से जनता के बीच में एक उत्सुकता का भाव तो है। अब यह भाव धीरे धीरे वोट बैंक में बदलेगा, भाजपा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि केंद्र से भले प्रदेश की जनता की नाराजगी ना हो, लेकिन राज्य सरकार को लेकर के प्रदेश की जनता की नाराजगी है। अब ये नाराजगी प्रदेश में बदलाव को लेकर के आएगी, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को यह रहता है, जनता के मन मस्तिष्क में ये विचार रहता है कि भाई अगर दोनों जगह केंद्र में भी अगर राज्य में समान सरकारें रहें तो एक सामंजस्य रहता है योजनाओं को लेकर के तमाम कार्यों में, तो वो इसको एक बल मिल जाता है प्रदेश की भाजपा सरकार को। लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं, कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के तमाम बातें तो कर रही है, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला। जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने कलेर साहब, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात को लेकर के, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं जी। गढ़वाल मंडल के लिए अलग बनाया है, कुमाऊं मंडल के लिए अलग बनाया है और तराई क्षेत्र के लिए अलग बनाया है। और इन तीनों कार्यकारी अध्यक्षों की अपने अपने मंडल में कितनी पकड़ है, क्योंकि ये तीनों राजनीति के नए खिलाड़ी हैं जी। और इनकी पहले तो अपनी विधानसभा में कितनी पकड़ है और उसके बाद अपनी विधानसभा से बाहर अपने जिले में और अपने मंडल में कितनी पकड़ है। कुलदीप जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चूंकि उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। और उमा जी, आप यहाँ पर अभी कुलदीप राणा जी को सुन रही थी, अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया आम आदमी पार्टी को, उसको लेकर जिक्र कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, क्या कहना है आपको? देखिए, 2022 का जो चुनाव है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है और लगातार हमारे दिल्ली से जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, केजरीवाल जी, मनीष जी और बाकी तमाम सभी लोग लगातार उत्तराखंड के दौरों पर आ रहे हैं। और संगठन के बारे में ये जो प्रदेश अध्यक्ष का पद या जो दूसरे पदों की आप लोग बात कर रहे हैं, ये संगठन का एक मतलब मैटर है। मैं कुलदीप जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जो खोजबीन है वो बिल्कुल जारी है और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी यहाँ पर जरूर करेंगे। इस समय पार्टी का पूरा फोकस जो है वो विधानसभा वार अपने प्रत्याशी उतारने में है। तो संगठन, मुझे लगता है कि वो जो संगठन की जो जिम्मेदारी थी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए या दूसरी चीज होना चाहिए, शायद थोड़ा सा ना पार्टी ने अभी इसको डिले इसलिए किया हुआ है कि ताकि कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो और हम लोग पूरा फोकस जो है वो विधानसभा में जो कैंडिडेट्स हमारे खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कर पाए। तो मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि अभी थोड़ा सा हम लोगों ने इसलिए डिले किया है कि ताकि मतलब कंट्रोवर्सी ना हो। और हमने 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। तीनों कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो लगातार संगठन की मीटिंग्स लेते हैं, लगातार विधानसभाओं के दौरे पर जाते हैं और जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं और हो सकता है इन्हीं में से किसी एक प्रदेश अध्यक्ष बाद में बना दिया जाए।
जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर की ठंड और सियासी पारा गर्म। जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और सभी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हालांकि 2022 में जनता किसके सर पर ताज रखेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का चल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों ने तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 22 के चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जनता को चुनावी साल में डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया जाए और यही वजह है कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अब बीजेपी पीएम मोदी की 24 दिसंबर को कुमाऊं में विशाल जनसभा आयोजित कराने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री राज्य को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की जीत के चुनावी रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने संबोधन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की धामी सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और इस दौरान वो देवभूमि उत्तराखंड के 5वें दौरे पर चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में दौरों और घोषणाओं का भरमार देखने को मिल रही है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी और वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। उमा जी, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल के दौरे की बात कर लेती हूँ। उनका 5वां दौरा और चौथी घोषणा हो सकती है, क्या हो सकती है घोषणा? पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और मैं समझती हूँ उत्तराखंड की जनता इस समय जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के जो दौरा यहाँ पर होने वाला है उसको लेकर उत्साहित है, वो काबिल तारीफ है। और उत्तराखंड उनकी जो जनसभाएं हैं उसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है और जनता ने जिस तरह से भरोसा दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी घोषणाओं पर और कर्नल कोटियाल पर, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो हमारी जो प्रदेश की जनता है वो आम आदमी पार्टी को वोट करने का मन बना चुकी है। और जो आप घोषणा की बात कर रहे हैं, तो जितना आप उत्साहित हैं ये सुनने के लिए कि क्या घोषणा हो सकती है, उतना ही पार्टी भी उत्साहित है सुनने के लिए कि केजरीवाल जी क्या सौगात इस बार उत्तराखंड के लिए लेकर आ रहे हैं। और खास तौर पर मैं उमा जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस बार महिलाओं के लिए कुछ घोषणा हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल भी महिलाओं के समर्थन की मांग लगातार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में पंजाब में जिस तरीके से घोषणा कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कुछ घोषणा कर सकते हैं। देखिए, महिलाएं उत्तराखंड में 50% आबादी है और महिलाएं हैं वो वर्ग है जिन्होंने उत्तराखंड को लड़के लिया था और अब माताओं बहनों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी अस्मत की कुर्बानियां दी, उसके बाद हमें उत्तराखंड मिला। और महिला वर्ग ही वो सबसे बड़ा वर्ग है जो पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हाशिए पर रहा। महिलाओं को चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो,
अगर इन दोनों जो चीजें हैं उसमें हमारी प्रदेश सरकारें जो है पिछले 21 साल से अगर नाकामयाब रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो उत्तराखंड की महिलाओं को भुगतना पड़ा। स्वास्थ्य की सेवाओं में तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या बुरी स्थिति है, किस तरह से महिलाएं जो है वो सड़कों पर और मैदानों में प्रसव करने के लिए मजबूर है। आज तक भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं सही स्थिति में हम अपने प्रदेश के गांवों को तो छोड़िए, जो हमारे कस्बे हैं वहां तक भी हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। तो एक इसका बड़ा खामियाजा उत्तराखंड की महिला शक्ति ने भुगता है। और दूसरी बात पलायन की, देखिए जब उत्तराखंड का राज्य बना था और हमारी महिला जो थी जिसमें हमारी खुद की हमारी माँ और चाची वगैरह सब शामिल होते थे, तो यही सोचकर उत्तराखंड आंदोलन में हम वो लोग जाया करते थे कि भाई उत्तराखंड अलग से बनेगा तो इसका विकास होगा और खासतौर पे जो रोजगार है उसका विकास होगा। रोजगार का विकास होगा तो हमारे पति और पिता, हमारे बच्चे, बेटे बेटियां यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे और हमारे साथ रहेंगे। देखिए उत्तराखंड के कितने गांव इस तरह के हैं जहां पर महिला आबादी ही रह गई है, मुश्किल से 5 या 10% पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। तो एक महिला वर्ग जो है उत्तराखंड का सबसे ज्यादा अपेक्षित वर्ग मैं समझती हूँ कि वो है। और इस वर्ग के लिए अगर अरविंद केजरीवाल कोई सौगात लेकर आ रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की जनता को और खासतौर पर महिलाओं को उनकी जरूर इसमें मतलब तारीफ करनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा ही महिलाओं के लिए कार्य किया। दिल्ली में भी अगर आप देखें कि फ्री बिजली या शिक्षा या स्वास्थ्य की बातें हैं तो उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा है। अगर कुछ पैसे केजरीवाल जी की सरकार की वजह से अगर परिवार में बचते हैं तो महिलाएं जो हैं वो अपने ऊपर और अपने बच्चों के अच्छे रहन सहन पर उसको खर्च करती हैं। और उसके अलावा जो बिजली बसों में जो उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है महिलाओं को बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल जी की। और पंजाब में आपने घोषणा की है कि हम 1000 रुपए जो है प्रत्येक महिला को देंगे। तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड की महिलाओं भी कुछ बेहतरीन सौगात अरविंद केजरीवाल जी के शुरू से मिलने वाली है। जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, ये जो दौरा अरविंद केजरीवाल का है ये 5वां दौरा है और चौथी घोषणा है। हालांकि सभी ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब ये क्या नई घोषणा हो सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने पंजाब में घोषणा की है। क्या लगता है कि अब महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 50% आबादी है महिलाओं की। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर घोषणा की जाती है, हालांकि ये बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं को कई बारी हम देखते हैं कि बहुत पीछे समझा जाता है। कुलदीप जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज देवभूमि के दंगल में कि जिस तरीके से सियासी पारा जो है वो काफी गर्म हो गया, एक के बाद एक सभी राजनीतिक पार्टियों के आला कमान हाई कमान उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कोई घोषणाएं कर रहा है तो कोई सौगात दे रहा है। फिलहाल इस चर्चा इसी पर वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती हो गई मैडम। 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो।
19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर की ठंड और सियासी पारा हुआ गर्म। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल ठंड के मौसम में फिर गर्माने जा रहा है। दरअसल 22 के चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी कोशिश करेगी कि जनता को चुनावी मौसम में डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया जाए। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी भी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और अरविंद केजरीवाल 5वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं और यहां पर वो चौथी घोषणा कर सकते हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कुछ नए मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा आज हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार दौरे चल रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, सौगात दी जा रही हैं। तो प्रतिमा जी सबसे पहले तो आप बताइए, चूंकि अब राहुल गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, एक बार फिर से आने वाले हैं और उसके बाद अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार खुद को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी चौथी घोषणा कर सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुझसे पूछ रही है? जी प्रतिमा जी। देखिए बिल्कुल चुनावी वर्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो संबोधन है, जो रैली होगी, वो जो है 1971 के जो हमारे वॉर थी, जिसमें भारत ने उस पर विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का कार्य किया था। तो सेना का जो शौर्य है, उन शूरवीरों को सम्मानित करने के लिए प्रियदर्शनी सेना सम्मान समारोह के रूप में ये रैली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी के संबोधन में और हमारे जो सेना के शूरवीर हैं उनको सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़के अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, उनको सम्मानित करने के लिए राहुल गांधी जी 16 दिसंबर को यहाँ पे पधार रहे हैं और जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक बात आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी ही एक ऐसे नेता है जो जिसकी मैं बात करूं तो पिछले 7 सालों में अगर केंद्र की सरकार की जन विरोधी नीतियां हो या पौने 5 सालों की प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियां हो, अगर कोई आवाज उठा सका है उन सारी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है। तो देवभूमि में राहुल गांधी जी पधार रहे हैं
और जनता को ये समझाने और ये बताने आ रहे हैं कि जिस डबल इंजन की सरकार का वादा 2017 में देवभूमि की भोली भाली जनता करके गए थे, वो डबल इंजन शायद स्टार्ट करना भूल गए हैं, क्योंकि अंता कला और अंता विरोध में भारतीय जनता पार्टी इतना उलझ चुकी रही कि आप समझिए प्रचंड बहुमत हो गई। 57 की प्रचंड बहुमत के बावजूद भी आपको 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। ये अपने आप में दर्शाता है कि आप शासन करने में सक्षम नहीं है, लोगों की सेवा करने में सक्षम नहीं है। आप सिर्फ जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं और जनता के हितों से आपको सरोकार नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले 4.5 सालों से पूरा प्रदेश जो है वो धरना प्रदेश बन के बैठा हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ पे, चाहे वो सचिवालय संघ के कर्मचारी हो, चाहे वो पंचायती राज के लोग हो, चाहे वो अभी आपने देखा नर्सिंग स्टाफ हो, परिवहन विभाग। प्रतिमा जी, अभी जिस तरीके से आप इस बात को कह रही है कि यहाँ पर वो आ रहे हैं और केंद्र में केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर आप आवाज उठा, राहुल गांधी जी बहुत मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड की जमीनी हकीकत आप बता सकती हैं मुझे कि उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है? अगर ये आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा, मैं आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, बट अगर आप ये पूछ रही हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने क्या क्या आवाज उठाई, तो थोड़ा सा आपको अपने ही चैनल का अगर फ्लैशबैक आप देख लें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की चाहे जितनी भी जन विरोधी नीतियां रही हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन्होंने 2017 के अपने दृष्टि पत्र में ये कहा था कि हम जो है बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज उत्तराखंड जो है देश में अव्वल दर्जे पर है बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करूं तो। आपने महंगाई की बात करी थी, आपने शिक्षा की बात करी थी, आपने स्थायी राजधानी की बात करी थी, भू कानून की बात करी थी, और इतने सारे वादे करने के बाद आप उन वादों में से 5% वादे भी धरातल पे नहीं उतार पाए। तो बेरोजगारी के खिलाफ हो, महंगाई के खिलाफ हो, वोट का मुद्दा हो, भू कानून का हो, कांग्रेस पार्टी के हर एक सिपाही ने सड़क से लेकर सदन तक की जो है आवाज उठाने का कार्य किया है जनता की, और जनता के हर कष्ट में साथ खड़ा होने का। ठीक है प्रतिमा जी। उमा जी कुछ कहना चाहते हैं? उमा जी, पे जाना पड़ा और देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का कार्य करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की जो इन्होंने फीस बढ़ाई थी वो भी अपने आप। ठीक है प्रतिमा जी, रुक जाइए। अब उमा जी कुछ कहना चाहती है? सरकार ने और जनता नॉर्मल जनों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है उमा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मेरी छोटी बहन प्रतिमा जी ने बहुत सारी बातें बताई कि जिनमें कांग्रेस ने जो है वो जन विरोधी नीतियों का विरोध किया, जिसमें उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने स्थायी राजधानी की बात करी। मैं प्रतिमा जी से पूछना चाहती हूँ कि इस बार का जो विधानसभा सत्र था वो धामी जी ने गैरसैंण में घोषित किया था कि जो सत्र है वो गैरसैंण में होगा, किंतु नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी बड़ी गलभैया करते हुए हमारे संसदीय कार्य मंत्री बीजेपी के जो बंशीधर भगत जी हैं उनके साथ मिलकर पहुंच जाते हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष के पास। क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है कि एक तरफ आप बात करते हैं राजधानी गैरसैंण? मुझे इसका जवाब देने दीजिए। जी प्रतिमा जी आप बिल्कुल जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा सर्दी कांग्रेस वालों को लगती है, कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति गलबंगिया जो भी इन्होंने बोला है, अब मैं एक बात बताती हूँ, कोई दो नेता एक दूसरे से भिड़ते लड़ते नहीं रह सकते हमेशा। अरविंद केजरीवाल सबके सामने लाइव चलाते हैं और मोदी जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सुन लीजिए, वादा रखिए, नेता सुन लीजिए, सवाल जब किया जाता है तो उसका जवाब सुनने की 5 सालों में कांग्रेस वही करती रही है जो बीजेपी चाहती है। उमा जी सुन लीजिए क्या कह रही हैं प्रतिमा जी, सुन लीजिए। प्रतिमा जी अपनी बात को पूरा करिए। प्रीतम सिंह जी कभी जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये नहीं कहने गए कि जो सत्र है वो गैरसैंण में ना करके देहरादून में किया जाए। और आपको एक बात बता दूं, जो पार्टी सत्ता में होती है, जो शासन कर रही होती है, जिसके पास बहुमत होता है, ये उसका विवेक होता है। और ये बात स्पष्ट है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहते थे कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र चलाया जाए। इसलिए आपने जो है
चलाने की बात कर लेंगे कि आप इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी। प्रीतम सिंह जी राजधानी करने का कार्य क्यों नहीं करते हैं? नीति और आम आदमी पार्टी इसलिए उनके फेवर में खड़ी रहती है क्योंकि आपको पता है कि चलिए ठीक है उमा जी। नवीन ठाकुर जी भी हमारे साथ है। नवीन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा, सौगात देने जा रहे हैं, ऐसी बातें लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं। उनके दौरे को लेकर क्या कहना है? उसके बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है जी। राहुल गांधी जी का भी स्वागत है और अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है। हम देवभूमि के लोग हैं, सबका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी प्रतिभा जी कह रही थी कि हम जो है शौर्य दिवस पर राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं और सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। जी, चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम भाजपा को देखा देखी ही सही, चुनाव को नजदीक देख के ही सही, कांग्रेस सैनिकों का सम्मान तो करने लगी। ये वो कांग्रेस है जो सैनिकों के शौर्य पे जो है सवाल उठा रही थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रही थी। जब राहुल गांधी जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे तो इनके प्रवक्ताओं को जवाब देते नहीं बन रहा था। आज वही राहुल गांधी यहाँ सैनिकों के शौर्य पे उनको सम्मानित कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे जिस प्रकार कांग्रेस करती है। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। हम कर रहे हैं, आप भी करिए, बहुत अच्छी बात है। हर सैनिक का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी बातें आज यहाँ कर रहे हैं जी, डबल इंजन की सरकार बंद हो गई, डबल इंजन सरकार ने क्या किया, तो पूरा विश्व मान रहा है। नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और एक बार नहीं 3-3 बार हो चुका है। विश्व के कम से कम 12 देश उनको अपने सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित कर चुके हैं। तो आपके झूठ बोलने से डबल इंजन की सरकार के काम छुप नहीं जाएंगे। आज वाराणसी में आप देखिए किस प्रकार जो भव्य वहां पर जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हुआ और किस प्रकार वो गलियारा सीधा बाबा के दर्शन। नवीन जी, बहुत ऐतिहासिक दिन है, हम उसके साक्षी बने, गवाह बने, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करिए और उत्तराखंड में क्या होना चाहिए था, जो क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से डबल इंजन की ताकत की बात कही जा रही थी वो डबल इंजन की ताकत कहीं दिख नहीं रही है, इंजन चल नहीं रहा है। आंखों में शायद हरीश रावत का चश्मा नहीं। हरीश रावत जी ने तो केदारनाथ में कहा था कि कितना शानदार काम हुआ है, तो शायद हरीश रावत जी के चश्मे से देख ले। ये शायद जो है यहाँ से देहरादून से हरिद्वार नहीं जा रहे हैं हाईवे पे, ये शायद जो है रुद्रप्रयाग रुद्रपुर नहीं जा रहे हैं, ये शायद जो है देवप्रयाग नहीं गए, ये शायद टिहरी नहीं गए, ये शायद जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो रेल मार्ग बन रहा है उस पे नहीं गए, ये टनकपुर बागेश्वर का जो काम हो रहा है उस पे नहीं गए। ठीक है नवीन जी, रुक जाइए, जो आपने काम गिना दिया है। कुलदीप जी, आप सहमत है यहाँ पर नवीन जी की बातों से? देखिए, नवीन जी ने जो बातें कही हैं उनमें से अधिकांश काम जो है वो केंद्र सरकार के जी, और चुनाव डबल इंजन का ही काम हो रहा था वैसा। और उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहा है वो उत्तराखंड की विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक, उत्तराखंड के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड की जनता केंद्र की मोदी सरकार से उसकी नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जब राजस्थान में चुनाव हुआ था तो वह राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ही मंच पे प्रधानमंत्री मौजूद थे, जनता के बीच नारे लगे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन जबकि वहां वसुंधरा राजे ने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। यहाँ उत्तराखंड में भाजपा ने अपने पहले टेन्योर में, जो कि 2007 से लेकर के 12 तक कर रहा, जो दूसरी विधानसभा थी, और उसके बाद अभी जो चौथी विधानसभा है जो भाजपा का दूसरा टेन्योर जिसमें आया, उसमें भी 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो नेतृत्व को लेकर के जो यहाँ उत्तराखंड में जो देखने को मिला है कि प्रदेश में नेतृत्व का अकाल एक तरीके से भाजपा के खेमे में ज्यादा देखने को रहा है और जनता इस चीज को लेकर के थोड़ा मायूस है। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, अगर हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार के मुद्दों की बात करें, तो आज भी विश्वविद्यालयों में कुलपति तो हैं लेकिन कुल सचिवों की नियुक्ति नहीं है। प्रशासनिक अव्यवस्थाएं इस स्तर पर आ गई हैं कि देहरादून में के जो जिलाधिकारी हैं वो 2007 बैच के आईएएस हैं, पर उन्हीं के साथी जो उन्हीं के बैच के अफसर हैं दूसरे, उनको कुमाऊं मंडल का कमिश्नर बना दिया जाता है। उन्हीं के बैच के जो आईपीएस हैं वो देहरादून में एसएसपी हैं, जो डीआईजी रैंक के हैं। तो इस तरीके की ये प्रशासनिक अव्यवस्थाएं जो निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये राज्य के नुकसानदेह तो नहीं,
और इनकी जिम्मेदारी तो भाजपा की ही बनती है, जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ये राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है इसका। तो ये तमाम सारी चीजें, इन तमाम विषयों को लेकर के जनता, और बिल्कुल ठीक है, अभी इन्होंने जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो चीजें गिनाई यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीनगर में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो उसे आर्मी को देने की बात कही थी, बड़े उसमें चर्चे भी रहे, लेकिन अब वो कहाँ है, ना तो वहां आर्मी दिखाई देती है, तो ये सारे ठंडे बस्ते में चले गए। भांग की खेती को बढ़ावा देने की बात हुई थी, लेकिन वो कहाँ है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। देवस्थानम बोर्ड तो एक मुद्दा रहा ही, जिसमें चौतरफा विरोध देखने को मिला है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कटघरे में है जनता की जी। और वो सिर्फ मोदी के सहारे ही, मोदी के सहारे ही अपनी चुनावी नैया को पार होते हुए देख रही है। और क्योंकि देखिए, चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, देखिए चुनाव जो है वो संगठन द्वारा लड़ा जाता है, सरकारों द्वारा नहीं जी। और संगठन चुनाव की तैयारियां, चुनावी प्रबंधन जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी संगठन की होती है। और उत्तराखंड में जो संगठनों की स्थिति है इन तीनों राजनीतिक दलों की, उनमें से जो संगठनात्मक स्थिति है वो भाजपा की काफी बेहतर है बनिस्पत कांग्रेस के और बनिस्पत आम आदमी पार्टी के। अगर इसको रैंकिंग में भी रखा जाए तो भाजपा का सबसे नंबर 1 पे हम इसको देखते हैं। और कांग्रेस का, अब कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व तो है हरीश रावत जी के रूप में, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन में इतना ज्यादा अंतरकलह है जी चुनाव को लेकर के वो। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने गलतियां नहीं की हैं या उनकी तरफ से कोई खामियां नहीं हुई हैं, लेकिन उनको मुद्दा बना करके जनता के बीच में विचार देने का काम, जनता को ताकि जनता सोचे उन चीजों पर कि हाँ ये काम करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस उतनी सफल नहीं हुई है जितना एक विपक्ष के रूप में और पार्टी के रूप में इसको होना चाहिए था। तो विधानसभा में भी कांग्रेस उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई है और जमीन पे तो विधानसभा से बाहर भी उतना उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन चूंकि वहां हरीश रावत जैसे नेता हैं जिसको जनता ने स्वीकारा है, जिन्होंने दोनों चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में अपना जनाधार मजबूत किया है, तो वो एक बड़ी स्थिति है चुनाव के लिए। और यही कारण है कि यहाँ उसी से की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस हरीश रावत किया जाए। अब जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी के में तो पार्टी का अध्यक्ष ही चुनावी नहीं है अभी। और अभी जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि इनके 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके पास एक भी महिला अध्यक्ष इनको नहीं मिल पाया। और उत्तराखंड में महिला वोटर पुरुषों की तादाद में ज्यादा है। यहाँ महिलाओं ने चुनाव में अधिक संख्या में मतदान किया है। और पहाड़ की कई सीटों पर, मैंने इससे पहले भी एक आकलन मैंने किया था, तो पहाड़ की अनेक सीटें ऐसी हैं जिस पर महिला मतदाताएं डिसीजन मेकर की स्थिति में हैं। वो चुनाव में एक उनका प्रमुख उनकी भूमिका है, जो चुनाव जीत और हार में उनकी निर्णायक भूमिका है। तो ऐसे में विषयों को लेकर के और मात्र मोदी जी पर निर्भरता उत्तराखंड की भाजपा के अति आत्मविश्वास और ये जो 60 पार का नारा है उसको दर्शा रहा है। और अति आत्मविश्वास कभी कभी आत्मघाती भी हो जाता है। जी कुलदीप जी, उमा जी आप अपनी बात को पूरा कर सकती है, उसके बाद नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं अपने छोटे भाई नवीन ठाकुर जी की बात भी कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि अभी कुलदीप राणा जी ने कहा कि बीजेपी जो है पूरी तरह से मोदी जी पर निर्भर है और ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। और हमने सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में देखा। दिल्ली में सात के साथ लोकसभा सीटें जो थी वो बीजेपी को गई और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी सिर्फ 7 विधानसभा सीटें जीत पाई। तो मैं समझती हूँ कि लोकसभा में हर वहां पर भी यही नारा था कि लोकसभा के लिए मोदी जी और विधानसभा के लिए केजरीवाल। तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में भी यही कमोबेश यही स्थिति है। तो उत्तराखंड में वो ठीक है, बीजेपी के पास सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, तो आप उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी भी मजबूरी है कि लोकल लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है। संगठन ठीक है, संगठन आपने
बना लिया, सब कुछ है, लेकिन आज भी एक सर्वमान्य चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जिसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में वोट मांगने के लिए जा सके। तो इनकी भी मजबूरी है कि इनको मोदी जी के सामने ही, मोदी जी को ही सामने रख के वोट मांगना पड़ेगा। लेकिन हमने बंगाल के चुनाव में देखा, हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि मोदी जी का जो फैक्टर है वो लोकसभा के चुनाव में शायद जनता को जो है वो ग्राह्य है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का फैक्टर उतनी मजबूती के साथ काम नहीं करता। जी नवीन जी। चलो ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जीत के आम आदमी पार्टी उत्साहित रही है, लेकिन बाकी राज्यों में जहां कहीं भी गए तो मुंह की खानी पड़ी। उत्तराखंड में भी आप प्रयास करिए, लेकिन जैसा कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बंगाल के चुनाव में 3 दिन पहले कांग्रेस ने 1.5 महीने बंगाल के चुनाव में रहा, रात को केंद्र से संदेश आ गया कि हथियार डाल दो, सब बोल दीजिए कि टीएमसी को समर्थन दे दीजिए, बीजेपी ना जीत जाए। इसी प्रकार दिल्ली में किया था, तो दिल्ली में भी कांग्रेस साफ होगी और बंगाल से भी कांग्रेस साफ होगी, केवल बीजेपी को रोकने के लिए। तो इस तरह का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये वाली दाल इनकी गलेगी नहीं। सब जानते हैं, अभी तो बोल रहे थे कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हमारी दीदी कि कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन सबने देखा, सबने जाना, जो अरविंद केजरीवाल एक लंबा चौड़ा जो है थैला लेके घूमते थे, शीला दीक्षित को जो है मन भर गालियां दे के चुनाव से पहले कि भ्रष्टाचार किया है, पूरा दिल्ली को लूट लिया, और मैं उसको जो है आते ही। उमा जी रुक जाइए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। हम वापस आते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से चुनावी पारा जो है वो काफी गर्म हो चुका है, चर्चा इसी पर वक्त हो गया। एक छोटे से ब्रेक का चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पंजाब सरकार दा किरती कामियां लई वड्डा तोहफा। रजिस्टर्ड किरती कामियां नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार कोल 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेडे वो रजिस्टर्ड है परिवार, उन्हां नू दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई दिंदे हुए 3100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्हां सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार, ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में और सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं और उमा जी का रुख करते हैं। उमा जी, क्या कुछ कहना है आपको, जिस तरीके से नवीन ठाकुर भी इस बात को कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की ताकत का पूरा एहसास करा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि ये विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो बीजेपी को खासतौर पर इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का चेहरा हो सकते हैं,
विधानसभा में आपको किसी कुशल नेतृत्वकर्ता को अपनी पार्टी में पैदा करना चाहिए। बड़ी विडंबना है बीजेपी को 57 विधायकों के साथ आप सत्तासीन हुए और उसके बावजूद भी आपका कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। और आज भी बीजेपी एक मुख्यमंत्री चेहरा पेश करने में नाकाम साबित हुई है, जबकि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट जनता ने आपको दिया था और आप पूरी तरह से नाकाम रहे। और घूम फिर के आपके पास सिर्फ एक चेहरा है मोदी जी, उसी को आप विधानसभा चुनाव में ले आते हैं, उसी को आप वार्ड के चुनाव में ले आते हैं, उसी को आप मेयर के चुनाव में ले आते हैं और उसी चेहरे को आप प्रधान के चुनाव में भी बुलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बीजेपी जो पूरी तरह से सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे सिमट गई है और अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, हमारे यहाँ तो सभी नेतागण है। और मैं समझती हूँ उत्तराखंड के चुनाव में मोदी फैक्टर बिल्कुल नहीं चलने वाला। जनता लोकल जो हमारे नेता है बीजेपी के उनको जरूर देखेगी और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर ही बीजेपी को इस बार वोट जाएगा। तो बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है कि आप लोग यहाँ पर कोई भी लोकल चेहरा जो है वो अभी तक स्थापित नहीं कर रहे हैं। जी प्रतिमा जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। प्रतिमा जी, आवाज आ रही है आपको? मैं अपनी बात कंप्लीट करूं जो मुझे करनी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को जवाब देना चाहते थे। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। तो मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? दिक्कत ये है ना, आप मुझे म्यूट करेंगी तो मेरी बात कैसे पहुंचेगी? प्रतिमा जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करिए। म्यूट कर रही है, म्यूट मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बोला कि किस तरीके से मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, तो बिल्कुल डंका बज रहा है क्योंकि स्टेट्समैन ने खुद कहा है कि मोदी जी सबसे बड़ी डिवाइडर चीज है। ये डिवाइड करने में उनका कोई जोर नहीं है। और दूसरी बात हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं होता और हमारा संगठन मजबूत नहीं होता तो पूरे 60 साल अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो जनता ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। तो ये होता ही ना पॉसिबल अगर हमारा कार्यकर्ता, अगर कांग्रेस का एक एक सिपाही मजबूत ना होता। और आप किस भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करते हैं जिन्होंने संगठन के रचनात्मकता जो है कांग्रेस से सीखने का काम किया है। हमारी कॉपी करके आप जो है अपने पदाधिकारियों का जो पद निर्धारित करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास संगठन है और हमारे पास एक नेता नहीं, हमारे पास कई ऐसे नेता हैं जिनको जनता ने स्वीकारा है। तभी शायद इस प्रदेश को भी 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश की भी 10 साल तक सेवा करने का मौका प्रदेश की जनता ने हमें दिया है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये बातें होती हैं कि आप अंता कला में हैं, आप किसी तरीके में, अभी हमारे पत्रकार भाई बैठे थे वो कह रहे थे, तो देखिए अंता कला का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जीता जागता है वो आपके समक्ष है। किस तरीके से पौने 5 सालों में प्रचंड बहुमत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश पर थोपने की जरूरत पड़ी। ये दर्शाता है कि आप अंता कला से किस तरीके से ग्रस्त हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की और इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा किया है वो प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। प्रदेश की जनता ये नहीं भूल पाएगी कि कोरोना काल में किस तरीके से उनके प्रियजन ऑक्सीजन। प्रतिमा जी, देखिए समय की बहुत कमी है और हमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार की भी प्रतिक्रिया लेनी है क्योंकि आपने सवाल भी उनसे पूछा है। तो मैं चाहूंगी कि कुलदीप जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लें। मैंने सवाल नहीं किया, आप मुझे पूरा बोलने नहीं देंगी तो मुझे लगता है इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपने पहले भी मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी, आपने उमा जी को मौका दे दिया। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप डिबेट इस तरीके से रन करना चाहती तो मुझे लगता है ये कतिपय उचित नहीं है। आप पूरा टाइम सबको दे रही है। मुझे आपकी अपनी बात पहले भी कंप्लीट करनी। प्रतिमा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी को उतना टाइम देते हैं जितना उनको देना होता है। दूसरी चीज ये प्रतिमा जी कि आपकी आवाज हम तक बहुत कट कट के आ रही थी और 2-3 बार आप ही फ्रीज हुई इस वजह से, और समय की भी बहुत कमी है हमारे पास। कुलदीप जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए। आ रही है और मैं आपको अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ, तो इसी वक्त आपको अपने वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, या तो जब हम भी अपना हाथ। ठीक है प्रतिमा जी, वैसे भी समय की हमारे पास काफी कमी है। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में जिस तरीके से सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। और आप डिबेट पे भी देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा सभी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज, ये तो जनता को तय करना है, आपको तय करना है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।